सो आप सभी को मेरा नमस्कार। फ्यूचर प्लस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो हम मुद्दा आपके सामने लेके आए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हम बात करेंगे वो सारे प्रावधान, वो सारी चीज़ें जो कि सिटीजन अमेंडमेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें ऑल दो नागरिकता संशोधन कानून के बारे में आप सभी को सब कुछ पता है। सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें चल रही है, समाज का एक तमगा इसका विरोध कर रहा है, एक कुछ लोग इसके लिए खुशी मना रहे हैं, तो बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, हम जानेंगे कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत। देखिए, काफ़ी बार जो चीज़ें हमारे लिए सही है हो सकता है दूसरे के लिए सही हो ना हो, अलग अलग चीज़ें हैं। पर हमारे इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है हम आपको दें। पूरी कोशिश करेंगे वो सारा डेटा जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का मकसद है वो सिर्फ एक सटीक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है। हम किसी प्रकार के धर्म विशेष, किसी भी प्रकार का इस पे किसी भी समुदाय का सपोर्ट नहीं करते और ना ही किसी चीज़ का विरोध करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने, नागरिकता संशोधन कानून या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि एक नया है या बहुत अभी आया है, नहीं, ये अमेंडमेंट एक्ट है। इफ यू नोटिस, दिस इज अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब होता है संशोधन। संशोधन इसका मतलब ये कानून ऑलरेडी था, ऑलरेडी पहले से था, इसमें बदलाव किया गया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट जो है ये 1955 में ऑलरेडी पावर में है या ऑलरेडी ये आ चुका था। लेकिन बाद में इसे अभी रिसेंटली इस एक्ट को चेंज किया गया है और इस एक्ट में बदलाव किया गया है और इसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा है। हम कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। एक मिनट। तो इस एक्ट को 11 मार्च को फाइनली कोडिफाई कर दिया गया है। कोडिफाई मतलब इसे फाइनली अब लागू कर दिया गया है। इसके लिए मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी एक पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल में किसी को भी जो कि जिसको नागरिकता चाहिए वो नागरिकता मिल जाएगी और नागरिकता दे दी जाएगी। इस एक्ट में ये बताया गया है कि वे सारे लोग जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हैं या भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन तक भारत आ चुके हैं, उन सभी को मान्यता दे दी जाएगी। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध, पारसी और जैन कम्युनिटी को इसमें जोड़ा गया है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको इससे बाहर रखा गया है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उसके पीछे कारण क्या है, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अमित शाह जी का ट्वीट आया था जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024, जिसमें उस एक्ट को इन्होंने फाइनली पारित कर दिया है और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने भी शरणार्थी, जितने भी वहाँ के लोग हैं, उन सब को उन सब को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी या भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी। अगर नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट की अगर हम बात करें, अगर सिटीजनशिप एक्ट की अगर हम बात करते हैं, सिटीजनशिप एक्ट की अगर हम बात करें तो पहले तो आपको बता दूं जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसको उस टाइम में भी एक बार अमेंडमेंट किया गया था। और हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो आपको पता चलेगा कि ये सिटीजनशिप का जो ये हमारे संविधान सिटीजनशिप के बारे में हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, यूके में। प्लस एक और चीज़, हम लोग सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। इसका तात्पर्य यह है कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है जो मान लो कोई इंडिया का नागरिक है, अगर उसको कल भारत के अलावा किसी भी देश की, मान लो अमेरिका की ही नागरिकता मिल जाती है, तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे ये प्रावधान, इसे एकल नागरिकता कहते हैं। तो इस प्रावधान के अंतर्गत अगर मान लो अफगानिस्तान, पाकिस्तान
या बांग्लादेश से कोई भी शरणार्थी अगर यहाँ आता है, यहाँ की नागरिकता लेता है, तो उसे वहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ये इसमें प्रावधान है। ठीक है, तो अधिनियम 2019 ये पारित किया गया है 11 दिसंबर 2000 से। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए सभी प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। यहाँ पे जो लॉजिक है वो है अल्पसंख्यक या धार्मिक। कैसे, देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और वहाँ पे जो बाकी कम्युनिटीज़ है वो अल्पसंख्यक है। अब हमेशा याद रखिएगा, जो अल्पसंख्यक रहता है संख्या में कम रहता है, हमेशा शोषण उसी का ही होता है, प्रताड़ित उन्हीं को ही किया जाता है। तो उसी आधार पर मुस्लिम कम्युनिटी को इस एक्ट से बाहर रखा गया। मतलब मुस्लिम जो है वो इस एक्ट का भागीदार, इस एक्ट में वो एलिजिबल नहीं होगा और इसी बात से उनका विरोध चल रहा है। देखिए, इसमें से लोगों में ये भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है कि ये नागरिकता छीनने का एक अधिनियम है। मैं आपको बता दूं कि ये नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का एक अधिनियम है। ये बिल्कुल ये ध्यान रखना है। कुछ और सूचनाओं की हम बात करें तो यहाँ पे बस एक कट ऑफ डेट याद रखनी है कि 31 दिसंबर 2019 तक जो गैर मुस्लिम है जो भारत में आ चुके हैं उन सब को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कुछ कोडिफाइड इंफॉर्मेशन की बात करें तो याद रखिए कि 11 मार्च उसको फाइनली कोडिफाई कर दिया गया और मान्यता 11 मार्च को फाइनली इसका पोर्टल रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ और चीज़ों की हम बात करें, देखिए, अगर मान लो इस एक्ट में ये कहा गया है कि मुस्लिमों को भी मान्यता मिलनी चाहिए थी, ये उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो यहाँ पे दो बातें हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद में 1971 में बांग्लादेश के साथ हमारा बंटवारा हुआ। तो दोनों देश जो बने, पहले भारत के ही अंग थे, बाद में भारत से अलग हुए, तो इन दोनों विभाजन को धर्म के आधार पे किया गया। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे अगर हम और उस कम्युनिटी को उन कम्युनिटीज ने अलग देश मांगा और अलग देश दे दिया गया। आज एक बात बताइए, अगर उसी आधार पर हम अगर मुस्लिमों को भी शामिल करते तो फिर वो बंटवारे का दर्द हम क्यों झेलें? उस बंटवारे का दर्द हमें झेलने के पीछे कोई लॉजिक बनता ही नहीं है ना। हम क्यों उस बंटवारे को झेलें? वो बंटवारे को झेलने का फिर कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, लोगों को लगेगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, पर नहीं। अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सोचें, आप लगेगा कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं है। कुछ और चीज़ों की जानकारी हम लें। कुछ इसमें आपने सुना होगा 2019 में जब ये कानून आया था तो शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था। आसाम में और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार वो पहली थी जिसने कि इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। कुछ और बातें जाने तो ऑलरेडी कम से कम उसमें 148 पिटिशंस फाइल कर दी गई थी 2019 में, और अभी दोबारा भी पिटिशंस फाइल कर दी गई है। केजरीवाल जी का एक जो भाषण है वो बड़ा ही वो चल रहा है, बड़ा वो भाषण जो केजरीवाल जी का एक भाषण है, अगर हम उसे देखें, केजरीवाल जी का एक भाषण है जो बड़ा ही फेमस अभी हो रहा है, बड़ा ही वायरल हो रहा है। ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो ज़मीन है, हमारे यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ की जितनी भी नौकरियाँ हैं वो पाकिस्तानियों को दे दी जाएगी, अफगानिस्तानियों को दे दी जाएगी या बांग्लादेशियों को दे दी जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या? इससे हमारी जीडीपी पे फ़र्क पड़ेगा या इससे हमारी जीडीपी को नुकसान होगा? आप मुझे एक बात बताइए, आपने वो तो सुना ही होगा वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, सारा संसार ही हमारा परिवार है। हम वो थ्योरी फॉलो करते हुए आए हैं। भारत में हम बात करें, हमने बंटवारे का दर्द झेला है। पाकिस्तानी जितने भी जो मुस्लिम जो लोग थे वो उस पार चले गए, जिनको अपनी चॉइस से गए थे वो, और जो लोग यहाँ रुके वो अपनी चॉइस से रुक रहे और ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत खुश भी हैं और उनको यहाँ सब सुविधाएं मिल रही हैं। अब यहाँ पे जो केजरीवाल जी का भाषण है इसमें उन्होंने कहा है कि वो हमारी नौकरियाँ छीन लेंगे और 1.5 करोड़ से ऊपर ऑलरेडी हैं। तो एक आंकड़े के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो 1.5 करोड़ से ऊपर 2020 तक 1.5 करोड़ से ऊपर शरणार्थी ऑलरेडी भारत में हैं। जब ये कानून पास होगा तो हाँ, उनको मान्यताएं मिल जाएगी। और उनको क्या क्या फ़ायदे इस चीज़ से होंगे अगर हम नोटिस करें तो आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे अगर उनको सिटीजनशिप दे दी जाती है तो उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर हम नॉर्मल वे में भी बात करें कि अगर उनको सिटीजनशिप दे दी जाती है तो उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे। पहला एडवांटेज तो कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, सॉरी एक मिनट,
जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको मिल जाएंगे। वो यहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं, ठीक है, वो उनमें भागीदार होंगे। जितनी भी जॉब्स हैं वहाँ पर भी उनको बराबर का अधिकार मिलेगा। बीइंग अ इंडियन सिटीजन, वॉट एवर राइट्स डू यू हैव, दैट विल दे पीपल विल इंजॉय सेम राइट्स बट द सेम टाइम। ये भी याद रखो, सेम जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो उनको भी मानना पड़ेगा। तो बस हाँ, ये चीज़ ट्रू है कि जॉब मिल जाएगी। यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें उनके बच्चे एडमिशन ले पाएंगे और उनको भी बराबर का यहाँ के नौकरियों में भी उनको अधिकार मिलेगा। अब आप यहाँ बोलेंगे नहीं, इससे हमारे रिसोर्सेज ख़त्म होंगे या इससे हमें नुकसान होगा। तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि जो हमें वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, इसे मानना भी ज़रूरी है। वो लोग आएंगे, खर्चे बढ़ेंगे, पर आप ये भी सोचिए कि वो जीडीपी में भी वो अपना योगदान देंगे। ऐसा नहीं है कि जो 1.5 करोड़ आएंगे सिर्फ वो हमारे ऊपर ही निर्भर रहेंगे। और दूसरी बात, वसुधैव कुटुंबकम कहने का मतलब सिर्फ कहने से नहीं है, बोलने से भी है। ये वही परिवार हैं जो कि कभी भारत के अंग हुआ करते थे और आज हमने उनको जस्ट बिकॉज बंटवारा हो गया हमने उनको अलग कर दिया। ठीक है, तो याद रखिए वसुधैव, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ और चीज़ों पे हम डिस्कस करें। ठीक है, सीए के बारे में जो कुछ और भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि इससे ना जो नागरिकताएं चली जाएगी, दिक्कत आएगी, इनका ये इससे डेंजरस वांट वेपन राइट्स टू द जॉब टू पाकिस्तानीज, ये एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग संपन्न हैं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं और हमने इतना दंश झेला है ऑलरेडी। तो वो लोग रह ही रहे ना, दिल्ली के आसपास आप देखें कितने झुग्गी झोपड़ी आपको मिलेगी। आप बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वहाँ चले जाओ सीमावर्ती इलाकों में, आप आसाम में जाके देखो, आपको मिलेगा कि वहाँ पे कितने सारे शरणार्थी वो लोग रह रहे हैं। ऑलरेडी रह ही तो रहे हैं, उनको परिवार बनाने में क्या है। हम तो वैसे भी अतिथि देवो भव में भरोसा करते हैं। हम तो ऑलरेडी ये मानते हैं कि अतिथि देवो भव हमारी हमेशा से संस्कृति रही है और हमने लोगों को अपनाया है। ठीक है, हमने हर आने वाले को गले लगाया है। अगर आपको पता होगा तो भारत संस्कृति से हमारे यहाँ पे मुगल आए, ठीक है, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसीज आए, हमने सबको गले से लगाया है। फिर भी हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर आज भी जिंदा है और सबको अपने साथ समेटे हुए हैं। तो बस याद रखिएगा कि वसुधैव कुटुंबकम से बोलने से नहीं, कहने से भी, करने से भी होता है। तो जो नागरिक संशोधन कानून है, मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन बोलूँ तो इसका सब लोग समर्थन ही करें और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किसी को घर देना, किसी को छत देना बहुत अच्छा काम है। ठीक है, फैक्चुअल डेटास की बात करें तो याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें मुस्लिम समुदाय को एक्सक्लूड करके रखा गया है, उसमें शामिल नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सिख, बुद्ध, पारसी, जैन, हिंदू, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। 3 कंट्रीज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तीनों कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पहले नागरिकता की जो सीमाएं थी नागरिकता लेने के लिए, वो 11 साल तक वो इंडिया में रहना चाहिए। अभी उसको घटाकर 5 साल कर दिया गया इस संशोधन कानून के बाद में। 2019 में पास हुआ, इसको कोडिफाई करके 11 मार्च 2024 मतलब 2 दिन पहले इसको फाइनली इसको लागू कर दिया गया। इसके लिए जो पोर्टल खोला गया है, उस पोर्टल में अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे उसका वीडियो ही चल रहा है, उस पोर्टल में जाके उस जिस पर्सन को नागरिकता के लिए अप्लाई करना है उसको अपनी जानकारी भरनी है और जानकारी भरने के बाद उससे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उसको जो भी डॉक्यूमेंट उसमें जो उससे मांगा गया वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे वाला कुछ इसमें नहीं है। बस याद रहे कि इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। कागज़ ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है, ज़्यादा कागज़ नहीं दिखाना है। तो होप यू फाइंड माई दिस वीडियो बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच। आप सभी का अंत तक बने रहे, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।